सी लिखी हुई है, ठीक है बताओ। है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें कर लेंगे, ज्यादा बेटर है ना। जो सीसीएस कंडक्ट रूल है हमारे, ये 1 जून 1972 में आए हैं। कंडक्ट नहीं, सीसीएस रूल्स जो है यार ये जो 72 में आए थे लीव रूल थे ना। हाँ, लीव रूल 72 में आए थे और कंडक्ट 64 में आए थे। हालांकि ये पूछेगा नहीं, ये तो बकवास की बात है। तो कुछ मैंने पॉइंट लिखे थे, बता रही हूँ आपको, क्योंकि हम लीव रूल भी पढ़ रहे थे उस टाइम एक्चुअली। ये जो लीव रूल है ना, ये रेलवे पर्सनल पेड फ्रॉम कंटीजेंसी, जो पर्सन है कंटीजेंसी पे लेता है वो, सर्विस इन डिप्लोमेटिक। एक सेकंड हो गया, मैं लीव बंद कर दूँ, जस्ट अ मिनट वेट। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। तो ये जो किस पे लागू नहीं होते, रेलवे पर पर्सन पेड फ्रॉम कंटीजेंसी, जो लोग डिप्लोमेटिक हैं, सर्विस में हैं, उन पर ये नहीं होते। फॉरेन कंट्री जो है, ठीक है, वहाँ पर जो डेपुटेशन पे लीव रूल बता रहे हो ना आप? हाँ हाँ, लीव रूल बता रही हूँ। ठीक है। जो डेपुटेशन पे बाहर फॉरेन में, उन पर भी ये लागू नहीं होते। यानी कि जो जिनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जिनको मिलता है, चाहे वो यूटी से या फिर ये स्टेट से, उनके ऊपर ये जो लीव रूल हैं वो लागू होते हैं। ठीक है। आगे है सीसीएस रूल। चश्मा कहाँ गया यार। हाँ, सीसीएस रूल इम्प्लीमेंटेड इफ ट्रांसफर ऑन टेम्परेरी बेसिस विद इन इंडिया बट इन केस ऑफ आउटसाइड इंडिया और आर्म फोर्स रूल एक्सटेंडेड प्रोवाइडेड केस में हैं। जो मान लो इंडिया के अंदर ही अगर किसी का ट्रांसफर हो रहा है तो उनके ऊपर तो ये इम्प्लीमेंट होंगे, लेकिन अगर इंडिया से बाहर किसी का ट्रांसफर हो रहा है, टेम्परेरी ट्रांसफर हो रहा है, तो उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होंगे। फिर क्वासी परमानेंट क्या होता है? A person appointed to a temporary or officiating vacancy on the understand given him to in writing before he took up the appointment that vacancy is देखो मैं बता देती हूँ। कई बार ना आपको ऐसे कोई पोस्ट दी जाती है जो कहा जाता है कि भाई ये अभी तो खाली है, लेकिन आने वाले टाइम में ये हो सकता है ये परमानेंट खाली हो जाए। ठीक है, तो आप ना उस टाइम पर जो पोस्ट लेते हो वो बेसिकली पोस्ट क्रिएट नहीं होती, बस खाली होती है कुछ टाइम के लिए। तो उस टाइम पर जब आप पोस्ट लेते हो तो बोलते हैं क्वासी परमानेंट। क्वासी परमानेंट, ठीक है, आधे परमानेंट। अगर आपने प्रॉपर चैनल रिजाइन किया है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपने जॉब ज्वाइन की है, तो आपकी जो लीव है ना वो लैप्स नहीं होती। लीव लैप्स नहीं होगी? नहीं। ठीक है, लेकिन एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट उसी स्टेट का हो, अगर स्टेट चेंज हो गया तो नहीं होगी यार। अगर आपका प्रॉपर चैनल, सपोज आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में आते हो, अगर प्रॉपर चैनल जा रहे हो ना, यानी आपको एनओसी वगैरह मिली है, तो लीव वाकई में लैप्स नहीं होती। अच्छा, हाँ। ओके। जो ईओएल है ना आपकी, वो रेट्रोस्पेक्टिवली जो है ईओएल जो है उनको एलएनडी में चेंज कर सकते हैं। एलएनडी में, ठीक है। वो तो वैसे तो मैं बताया 30 दिन में किसी को भी कर सकते हैं। जो आप कोई लिटरेरी वर्क कर रहे हो या एग्जामिनर के रूप में काम कर रहे हो, तो वो अलाउड होता है सर्विस के साथ साथ। ठीक है। ठीक है। क्या हो गया मेरे गले में? हेलो। हाँ जी आवाज आ रही है। क्योंकि बहुत सारे काम है ना सर्विस के साथ अलाउड नहीं है, उसको कर सकते हो। नो गवर्नमेंट सर्वेंट वाइल ऑन लीव अदर देन लीव प्रिपरेटरी ऑफ रिटायरमेंट shall ordinarily be permitted to take up any other leave or employment but not in take up private। हाँ ठीक है, अगर आप किसी भी तरह की लीव पर हो उस टाइम पर आप कहीं पर भी कुछ भी ज्वाइन नहीं कर सकते। बस एक कंडीशन में आप कर सकते हो, वो है आपकी LPR, लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट। इस टाइम पर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई भी जॉब लेनी है तो आप ले सकते हो, लेकिन वो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप PSU में जाना चाहते हो, किसी जैसे स्टेट में हो, सेंट्रल में जाना चाहते हो, तब आप जॉब ले सकते हो। ले सकते हैं। हाँ, जो LPR में है। यार एक चीज बताओ, रिटायरमेंट के बाद कुछ जो ना एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, उसमें दौरान आप कहीं ज्वाइन नहीं कर सकते। ये पता है उनके लिए भी ना, कुछ ना गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट जो है ना, अगर उनको कोई जॉब लेनी है तो उनको ना प्री अप्रूव करवाना पड़ता है, इंटीमेशन नहीं, अप्रूवल। अगर उनको अप्रूवल मिलता है तब जाके वो जॉब ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये जो ये है LPR वाले, इनको भी इंटीमेट करना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते ये। अच्छा, LPR लेके तुम बैठ गए,
हाँ, और जॉब लेना चाहते हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीमेट करो। अच्छा। और साथ ही साथ किसी प्राइवेट सेक्टर में मत जाओ, क्योंकि ऐसा माना जाता है ये एक्चुअली सारे ना हायर पोस्ट के रूल्स होते हैं ज्यादातर। अच्छा। कि भाई तुमने किसी साठ कार्ड बना दिया होगा और इसलिए अब तुम रिटायरमेंट के बाद उस कंपनी के सीईओ वगैरह कुछ बनना चाहते हो, तो इसलिए पीएसयू और इनको दिया हुआ है। जो लीव अकाउंट होता है, यार रोहित एक सेकंड, यार एक सवाल और बताना सीमा। हाँ हाँ, ऑल इंडिया सर्विस है उसमें लागू होता है वो लीव रूल? ऑल इंडिया सर्विस की जो मेंबर्स हैं उन पर लागू नहीं होती, बाकी सब पर होती है। उन पर लागू नहीं होती ना? नहीं। वही तो। और आज तक ये ऑल इंडिया के मेंबर कौन से हैं ये समझ में आया मुझे। ऑल इंडिया सर्विस में जो होती है ना वो तीन ही सर्विस हैं। एक तो IAS, एक IPS और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। उस पे ये लागू नहीं होते, बाकी सब पे लागू होते हैं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड बस। हाँ ठीक है। जो लीव अकाउंट होता है वो ऑडिट ऑफिसर जो है वो मेंटेन करेगा, अगर कोई गैजेटेड ऑफिसर है तो, है ना। और अदरवाइज कौन करेगा? HOD करेगा या हेड ऑफ ऑफिस करेगा। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन किया भी था। कौन सा अकाउंट? लीव अकाउंट जो है, अगर गैजेटेड ऑफिसर हो तो ऑडिट ऑफिसर आपका मेंटेन करता है, और किसी बी ग्रेड के हो, सी ग्रेड के हो तो आपको जो हेड ऑफ द ऑफिस है वो मेंटेन करता है, या HOD करेगा। HOD या HO? भाई देखो हम ये पढ़ते हैं ना कि HOD जो है अंडर सेक्रेटरी से कम नहीं होता रैंक का। ये जो डेफिनेशन होती है ना रोहित, हर डॉक्यूमेंट की अलग डेफिनेशन होती है। जैसे किसी डॉक्यूमेंट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई और वर्ड है, कोई और होगा, तो HOD भी इस पे बोला जाता है। HOD हो सकता है आपको यहाँ स्कूल लेवल प्रिंसिपल को बोल रहे हो ना, HOD नहीं, इसको नहीं बोलते, वो हेड ऑफ द ऑफिस ही होता है। इसमें मैंने दोनों वर्ड लिखे हुए हैं, HOD भी और हेड ऑफ द ऑफिस भी, दोनों। ठीक ठीक। If leave record is not maintained, then maximum 60 leave allowed. मान लीजिए आपकी जो ऑफिस है हमेशा जब भी लीव देगा ना कोई भी आपको, तो पहले ना वो आपका रजिस्टर को चेक करवाता है कि आपके पास कितनी लीव है। सपोज आपका रजिस्टर वहाँ पर है नहीं, अवेलेबल नहीं है या कोई दिक्कत होती है, तब इनकी पावर सिर्फ इतनी होती है कि मैक्सिमम 60 लीव दे सकते हैं, आपको अलाउड कर सकते हैं। 60 मतलब 60? हाँ 60। ठीक है भाई? ठीक है। CGHS एम्प्लॉय अगर हेड क्वार्टर से बाहर है तो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट से भी मेडिकल सर्टिफिकेट ले सकता है, गजेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय CGHS डॉक्टर से। ठीक है, देखो जो अगर CGHS पैनल के लिए बोल रही है, हालांकि CGHS एम्प्लॉय अगर अपने हेडक्वार्टर से बाहर है मान लो, तो कोई भी वहाँ पर जो ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट होगा ना, किसी से भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकता है। लेकिन कोई गजेटेड ऑफिसर है तो वो CGHS वाले डॉक्टर से ही बनवाएगा। अच्छा। और जो नॉन गजेटेड ऑफिसर हैं, और नॉन गजेटेड ऑफिसर इनके लिए भी सेम है, बट कैन रजिस्टर मेडिकल एम्प्लॉयर RMP इफ नो AMA अवेलेबल। और हाँ, अगर मान लीजिए 8 किलोमीटर के अंतर्गत कोई ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अच्छा, 8 किलोमीटर वो गजेटेड भी बना सकते हैं। जो आयुष होता है ना, आयुर्वेदिक यूनानी वाला, ये सारा अगर ये केवल रजिस्टर भी है, मतलब कोई जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट के अंदर हो, ये केवल रजिस्टर हो, तब भी उनका मेडिकल सर्टिफिकेट चल जाएगा। अरे वाह, तो अब तो जब भी जाना मेडिकल बनाने जाना बस तो बस आयुष से बनवाना है। अगर मान लो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो बीमार है काफी टाइम से, है ना, तो वो मेडिकल लीव पर चल रहा है, मेडिकल लीव मतलब कोई भी लीव और विद सर्टिफिकेट चल रहा है, तो अब भाई वो कितने साल तक चलेगा ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते ना। तो इस केस में जो हम उसे अलाउड करेंगे ना, वो सिर्फ 1 साल की है, 12 महीने। ठीक है, इफ अ मेडिकल अथॉरिटी इज अनेबल टू से विद सर्टेनिटी दैट गवर्नमेंट सर्वेंट विल नेवर अगेन बी फिट फॉर सर्विस, लीव नॉट एक्सीडिंग 12 months इन ऑल मे बी ग्रांटेड। बस आप 12 महीने की दे सकते हो मेडिकल ग्राउंड से, अगर वो सही से कुछ कह नहीं पा रहे। उसके बाद CCL आपको 2 साल मिलती है, 730 है ना।
और ये सिंगल मेल को भी मिल सकती है, अनमैरिड गर्ल को भी मिल सकती है, विडो वगैरह सबको मिल सकती है। सीसीएल में एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो शुरू का 1 साल होता है 365 दिन, उसमें तो आपको 100% सैलरी मिलती है, और बाकी जो नेक्स्ट 1 साल होता है उसमें 80% सैलरी मिलती है। 80 ना? हाँ। और ये सीसीएल किसी भी लीव के साथ कंबाइन हो जाती है, सीएल को छोड़कर। यार सीएल तो शायद मुझे लग रहा है किसी के साथ कंबाइन नहीं होती ना? हाँ, मैंने बताया था आपको ये। सीएल किसी के साथ कंबाइन नहीं होती ना? नहीं, कोई भी छुट्टी ऐसी नहीं है सीएल के साथ कंबाइन होती हो। लेकिन अगर मजबूरी होती है ना कभी, हाँ, कि भाई आपने सीएल लिया मान लो आज, हाँ, अब आपका एक्सीडेंट हो गया, हाँ, अब आप एक्सीडेंट के बाद ब्रिल पर चले गए, तो कंबाइन हो जाएगी। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस होती हैं तो क्या कर सकते हो आप? अच्छा सीमा एक चीज बताओ, जैसे मेरी ये है क्या कहते हैं, मेरी पैटर्निटी लीव खत्म हो रही है, तो उसके उस दिन मुझे जाना जरूरी है? मैं कोई ले सकता हूँ छुट्टी पैटर्निटी के बाद? हाँ, ले सकते हो, लेकिन विद परमिशन ले सकते हो, ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि ये नॉन लाइन माना जाता है कि अगर आपने विदाउट एक्सटेंड करे कोई भी आपने छुट्टी ले ली, हाँ, तो अगर आप क्या करोगे, आप अपने सर को इंटीमेट करोगे और पैटर्निटी जिस दिन खत्म हो रही है उस दिन ईएल के लिए अप्लाई करोगे पोर्टल पे कि मैंने 3 छुट्टी अप्लाई कर दो, बस हो गया। 3 छुट्टी अलाउ करवा दो बस। ईएल के लिए अप्लाई कर दूं? हाँ, जो पोर्टल है ना एमआईएस वाला, हाँ, उस पे 3 छुट्टी के लिए अप्लाई कर दो, उसका स्क्रीनशॉट खींच के ग्रुप पर डाल दो और बोल देना प्लीज मार्क मी ऑन ईएल। अच्छा, बस। ओके। और ये 1 दिन पहले करना। 1 दिन पहले? हाँ, हमेशा ना कभी भी अप्रूव करानी होती है तो 1 दिन पहले कराते हैं। उसका कारण क्या होता है, अगर वो डिसअप्रूव करेगा तो आपको पता लग जाता है। अच्छा, हाँ, ठीक है। 1 दिन पहले तो रात को करता हूँ, मैं तो वैसे भी निशाचर हूँ। हाँ, रात को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। रात के 3 बजे करूंगा, सुबह उठते ही लोग धमाका में लगा ये क्या हो गया। इसको तो आना था, आया ही नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, उसमें कुछ नहीं होने वाला। आप उसमें ना वो रीजन पूछते हैं, हाँ, रीजन डाल देना कि वाइफ सीवियर इल है या कुछ भी डालना। ठीक है। कोई इंक्वायरी नहीं करता। अच्छा, सिंगल में जो मदर है उनके लिए 6 स्पेल ले सकते हैं 1 साल में, और मिनिमम 5 डेज ही है। और सीसीएल अगर आपने लिया है तो कहीं पर भी आप घूमने जा सकते हो। लेकिन अगर मैंने लिखित में दिया हुआ है कि मैं 7 तारीख को ज्वाइन कर लूंगा स्कूल, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना? नहीं, क्यों फर्क पड़ रहा है? आपके फैमिली में किसी की तबीयत खराब होगी, इसमें आप क्या कर सकते हो? ठीक है। उसके बाद है भाई, आप सीसीएल करो तो अपना हेडक्वार्टर भी आप छोड़ सकते हो, लेकिन आपको परमिशन लेनी होगी, इसलिए इंटीमेट करना होगा। ठीक है। और क्या है, आप बाहर कंट्री में भी जा सकते हो, एलटीसी पर हो तो एलटीसी वगैरह पे भी जा सकते हो। ठीक है। फिर आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ये भी ठीक है ना? ऐसे रिवीजन भी सही है। अरे सही है, ऐसी अब यही होगा, बस यही तरीका बचा है। अब किताब उठाएंगे ना तो सर में होगा दर्द। हाँ, बस नोट्स पढ़ लो या कुछ तो जाएगा दिमाग में। हाँ, पढ़ा हुआ तो है ही, ये तो है नहीं कि पढ़ नहीं रखा। हाँ, जो हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है ये सिर्फ 2 बड़े बच्चों के लिए मिलता है। एक्सेप्शनल तुम्हें पता ही है कि अगर भाई जो दूसरा बच्चा है वो ट्विंस हो गया, ये सब कुछ सारा है ना। और कितना मिलता है ये? 2250 रुपए पर मंथ मिलता है। और जो CWSN बच्चा होगा अगर आपका कोई, तो उसको डबल मिलता है, यानी कि 4500 पर मंथ। जो हॉस्टल सब्सिडी मिलती है वो तिगुनी मिलती है इसकी, यानी कि 6750। तो आपको एक अमाउंट याद है 2250, तो आप सारी निकाल लोगे। CWSN में डबल करना है, हॉस्टल में ट्रिपल करना है। अच्छा, अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। 6750 पर चाइल्ड पर मंथ, या जो पेरेंट्स पर मंथ खर्च करते हैं उसमें से जो भी कम हो। मान लो आपके 5000 रुपए लगे तो 5000 ही मिलेंगे आपको। द अबव रेट सीलिंग वुड बी ऑटोमेटिकली रेज बाय 25%। जब भी डीए बढ़ेगा आपको 50%, तो अपने आप 25% बढ़ जाएंगे सारे रेट। ये तो तुम्हें पता ही होगा। अच्छा, 50% तो 25% बढ़ते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, सही है। और ये जो आपका अलाउड है ये नर्सरी से 12th तक है। और कोई बच्चा 10th के बाद SOL में चला गया, डिस्टेंस एजुकेशन ले रहा है, तब भी अलाउड है, तब भी आप क्लेम कर सकते हो। एक बच्चा 2 बार फेल हो गया तो भी वो ले सकता है? हाँ, एक बच्चा 2 बार फेल हो गया तो ले सकता है, लेकिन एक ही क्लास को रिपीट करेगा पास होके तो नहीं ले सकता। शुड बी रिकॉग्नाइज, स्कूल रिकॉग्नाइज होना चाहिए। दिव्यांग जो चाइल्ड है अगर वो कहीं से भी एजुकेशन ले रहा है, चाहे वो एडिड हो या अप्रूव्ड हो खाली,
वो वहां से भी या अप्रूव ना भी हो तब भी वो अपना बिल लगा सकते हैं वहाँ का। उसके बाद है जो दिव्यांग के लिए इसकी जो एज है वो 22 साल से या बढ़ गई है क्या एज, या यहीं तक है? पता नहीं यार मेरे को। ये 22 साल तक है शायद। मेडिकल बढ़ गया है कि मेडिकल में आप जीवन मतलब जब मर्जी तक लो और मेडिकल बढ़ा है। और क्या बढ़ा है, एक चीज और बढ़ गई यार, LTC। अच्छा, हाँ ये बढ़ा है। और LTC भी जीवन भर के लिए है? LTC हाँ, मतलब वो आप पे डिपेंडेंट तो है ही ना बच्चा। ठीक है। हाँ उसके बाद ये जो ले सकते हो आप 22 साल तक ले सकते हो। या फिर 12th पास जो उसने कर लिया, जो भी पहले हो वो, ठीक है। इसमें बच्चे की कोई मिनिमम एज नहीं है। ये ध्यान रखना है, नो मिनिमम एज। कितने साल का भी बच्चा हो। उसके लिए क्या कहते हैं, चाइल्ड उसके लिए स्पेशल नहीं, किसी के लिए भी। आपका बच्चा 2 साल का भी चला गया मान लो पहले स्कूल में, तो हम क्या कर सकते हैं, नर्सरी में तो गया है ना। लेकिन अच्छा, लेकिन मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए। हाँ। मैंने सोचा था 3 साल का होता है यार वो इसमें रूल जो लिखा है उसमें लिखा है नो मिनिमम एज। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कितने साल का बच्चा हो नर्सरी से आप रिम्बर्स करवा सकते हो, बात ये है। वही तो मैं सोच रहा था वीर का इस बार पैसा ले लूं मैं, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया। तो कर देते, 22,000 रुपए आए थे अच्छे खासे। तो यार इसका एडमिशन भी तो होना चाहिए ना स्कूल में किसी में। तो कोई बात नहीं, आप किसी भी स्कूल में जाते 500 रुपए पकड़ाते, कहते खाली मार्कशीट दे दो बस। तो ये काम तुम करा देना मेरा। मैं कहाँ से कराऊंगी? क्या कहते हैं, कोई स्कूल जो बोल रहे हो ना 500 रुपए दे के बना देगा। अरे तो यार देखो सुनो, मैं रोहिणी में शिफ्ट हुई हूँ अभी। अरे कहीं भी बनवा दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। यार सुनो, मैं कहाँ इंटरनेट पढ़ती हूँ। आप उसको बोलना मार्कशीट भी मत दे, जो उसका लेटर हेड होता है ना, बस वो चल जाता है। बस वो उस पर लिखेगा कि ये बच्चा हमारे स्कूल का जो है वो बोनाफाइड स्टूडेंट है, बस। अच्छा हाँ, ये 3-4 डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे रिपोर्ट कार्ड लगा दो, चाहे लेटर हेड लगा दो, चाहे फी रिसिप्ट लगा दो, ठीक है, कुछ भी लगा दो, एनी वन। अच्छा लेकिन हॉस्टल सब्सिडी में ऐसा नहीं है। जब आप हॉस्टल सब्सिडी लोगे तो आपको मार्कशीट और फी रिसिप्ट, ठीक है, और जो फी रिसिप्ट होगी ना उसमें बोर्डिंग और लॉजिंग का वो भी होना चाहिए। एक चीज और भी किसी ने मेरे को बताया था, पता नहीं सही है झूठ है, वो ये कह रहा था अब डॉक्यूमेंट्स की जरूर खत्म कर दी गई है, कि आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, बस आपको ये अंडरटेकिंग देनी होती है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। नहीं सर, ये सिर्फ फैसिलिटी दी गई थी कोविड के टाइम पर। अच्छा, बकायदा इसका ऑर्डर आया था कि आप खाली अंडरटेकिंग दे दो, और अगर आपने ऑनलाइन फी भरी है तो आप सिर्फ ऑनलाइन फी बिना स्टैम्प की दे दो। आप इवन अगर आपके फोन पे मैसेज आ गया कि बच्चा पास हो गया है वो दे दो, तो कुछ भी दे सकते हो। खाली कोविड पे दी गई थी वो फैसिलिटी। अच्छा ठीक है, मतलब उसके बाद याद सही आ रहा है वैसे मुझे है। ठीक है। उसके बाद जो हॉस्टल सब्सिडी है उसमें मार्कशीट भी देनी पड़ेगी आपको, साथ में जो फी रिसिप्ट है ना उस पे बोर्डिंग और लॉजिंग के रेट होने चाहिए, क्योंकि वो मैंने ऊपर बताया था ना कि इसी के हिसाब से देते हैं कि जो भी कम होगा वो 3 गुना होता है। और आप ना एक ही टाइम पर हॉस्टल सब्सिडी के पैसे भी ले सकते हो और फीस रिम्बर्समेंट के भी ले सकते हो। अच्छा हाँ, लेकिन एक शर्त होती है कि जो आपका हॉस्टल है बच्चे का वो कम से कम 50 किलोमीटर दूर हो आपके घर से। अच्छा हाँ, मान लो दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें स्टेट की कंपल्सन नहीं है, इसमें 50 किलोमीटर दूर होना चाहिए। अच्छा, बच्चा फेल हो गया तब भी क्लेम कर सकते हो। बस जिस कक्षा में पास हो गया दोबारा किसी और स्कूल में एडमिशन दिला के नहीं, ऐसे ही ले सकते आप। और जो नेपाल और भूटान के एम्प्लॉई हैं हमारे यहाँ काम कर रहे हैं वो भी अलाउड है, उनको भी रिम्बर्स मिल जाएगा। तो 5,400 रुपए आपको मिलते हैं किसमें? नॉर्मली 2,700 रुपए हैं। 2,250, 2,250 यार, इसमें तो 2,000 बस तुम्हें एक ही डिजिट याद रखनी है, 2,250। इसमें 2,750 कैसे लिखा हुआ फिर? किसमें लिखा हुआ था? मैंने कहाँ से उतार लिया फिर यार, तुमने 27,000 पढ़ा होगा। हाँ 27,000, वो पूरे साल का है ना, तो 12 में 27,000 लिखा है मैंने, सही पढ़ा है। अच्छा तुमने खोला है अपनी बुक? नहीं अभी खोला, जब तुम मुझे बता रहे थे ना मेरे को याद आया कि मैंने लिखा। ठीक है हाँ, नहीं बढ़िया है, रिवीजन हो रही है, अच्छी बात है। तो देखो 2,250 याद कर लिया आपने, इसका डबल करोगे तो CWSN हो गया, इसका ट्रिपल करोगे तो वो हो गया हॉस्टल। ठीक है अगर आप सस्पेंड हो गए हो तो उस केस में भी आप इसको क्लेम करोगे। और मान लो आपका रिटायरमेंट हो गया, आपका रिटायरमेंट जनवरी में हो गया, दिसंबर नवंबर में, तो जो आपका रिटायरमेंट हुआ है
उस ईयर का पैसा भी आप लोगे। ये नहीं है कि आपका रिटायरमेंट हो गया तो आपका रिटायरमेंट मान लो नवंबर में हो गया, तो ऐसा नहीं है कि मार्च में जो आपको क्लेम करना है वो नहीं करोगे, आप तब भी करो। ठीक है, ठीक है, लास्ट यानी कि। लेकिन बस एक ही टाइम है जब आप नहीं करोगे, वो टाइम है डाइज नोन। डाइज नोन में नहीं कर सकते। नहीं, ठीक है, ना तो हॉस्टल सब्सिडी ना, इसलिए डाइज नोन को बहुत बेकार माना गया है, इसमें फाइनेंशियल लॉस बहुत सारे होते हैं। देखो तुम लेकिन देखना एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, मेरा सारा है कवर। अगर मान लो कोई इम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तब भी वो चीज जो इसका बच्चे का क्लेम है वो होगा। बस ये होना चाहिए कि जो उसका दूसरा पेरेंट्स है, मदर वगैरह, वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में ना हो। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट से वो पार्टली या फुल्ली गवर्नमेंट से वो पेडेड ना हो। ठीक है। यानी यदि कोई रिटायरमेंट की किसी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट हो जाती है तो जिस साल उसकी रिटायरमेंट होती है उसी साल के लिए वो क्लेम कर पाएगा। मैं तो बता दिया है। अच्छा, जो सीए मैंने 1 साल का भी लिखा हुआ है, 1 साल का 27,000 बनता है। और जो ये वाला है आपका ये 81,000। किसके लिए? CWSN के लिए। हाँ, हॉस्टल फैसिलिटी के लिए 3 गुना 81,000। 81,000 हॉस्टल के लिए 54 हो जाएगा ना, CWSN का डबल हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है न्यू पेंशन सिस्टम। ओके, निकाल लो। नहीं निकाल नहीं रहा है।